सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशिनाथ झा एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल क्लास 10th CBSE में। तो टॉपर 110 नोट्स विद एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज़ में हम कर चुके हैं साइंस के 4 चैप्टर्स एंड सोशल साइंस के 2 चैप्टर्स दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकॉनमी। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकॉनमी नोट्स की एक्सप्लेनेशन। तो आज के चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, फिर देखेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन किन किन फैक्टर्स की वजह से संभव हो पाया, WTO दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, एंड द लास्ट टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें आज के ज़माने की, तो आजकल हमें अपने मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कार की, तो कार के काफ़ी सारे हमें मॉडल देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ, अचानक से हमारा मार्केट इतना चेंज कैसे हुआ, ये सारी चीज़ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। तो 20th सेंचुरी तक जो प्रोडक्शन था वो विद इन कंट्रीज़ हुआ करता था, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल्स इंडिया से बाहर जाते थे एंड कुछ फिनिश गुड्स बाहर से बन के आते थे। तो उस समय सिर्फ ट्रेड डिस्टेंस कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट किया करती थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारा चेंज देखने को मिला। मार्केट में MNC सेटअप हुई। MNC उन कंपनीज़ को कहते हैं जिनका कि प्रोडक्शन एक से ज़्यादा कंट्री में होता है। फॉर एग्जांपल सैमसंग, टोयोटा, एशियन पेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। MNC अपने आप को ग्लोबली इस तरह से सेटअप करती है ताकि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। फॉर एग्जांपल एक MNC है जो कि अपना इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करती है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके बाद कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है चाइना में, उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को मेक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में भेज दिया जाता है जहाँ पे कि ये प्रोडक्ट असेंबल होते हैं एंड उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्हें बेच दिया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन कंपनीज़ का जो कस्टमर केयर सर्विस होता है दैट इज़ कॉल सेंटर, वो इंडिया में लोकेट किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी MNC अपने आप को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करती है एंड ग्लोबली स्प्रेड हो जाती है ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम लग सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, यानी कि किस तरह से MNC अपने आप को किसी भी कंट्री में इंटरलिंक करती है। तो देखो, कोई भी MNC अपने आप को कहीं भी सेटअप नहीं कर लेती, वो ऐसे लोकेशन में सेटअप होती है जहाँ से कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा पास हो, जहाँ पे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर हो एट लो कॉस्ट, जहाँ पे और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह के एरिया में कोई भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट होता है वो पैसा जो कि कोई भी कंपनी खर्च करती है एसेट्स खरीदने के लिए, सच एस लैंड, बिल्डिंग एंड अदर इक्विपमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। जब यही इन्वेस्टमेंट कोई MNC करता है तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट इस तरह से किया जाता है ताकि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सके। कोई भी MNC बेटर प्रोडक्शन के लिए कई सारे स्ट्रैटेजीज फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है कि MNC अपने आप को लोकल कंपनीज़ के साथ टाई अप करती है, जिससे कि दोनों का फ़ायदा होता है। लोकल कंपनीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए मनी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलता है एंड MNC को बना बनाया मार्केट। सेकंड वे है कि MNC स्मॉल प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर देती है एंड उनके थ्रू बनाए हुए प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम के अंडर सेल करती है। कई बार ऐसे MNC जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो बने बनाई लोकल कंपनी को ही परचेस कर लेती है। फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन MNC दैट इज़ कारगिल फूड ने इंडिया के परक फूड को खरीद लिया था, तो परक फूड का बना बनाया मार्केट, नेम, फेम सब उसे मिल गया। तो इस तरह से MNC कई सारी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके अपने आप को ग्लोबली स्प्रेड करती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पास्ट में कई तरह से ट्रेड हुआ करते थे, जैसे कि मसालों का ट्रेड, सिल्क का ट्रेड। तो इन ट्रेड की वजह से कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट हुआ करती थी। तो इन फॉरेन ट्रेड की वजह से प्रोड्यूसर को डोमेस्टिक मार्केट से बियॉन्ड अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। फॉरेन ट्रेड की वजह से प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट्स को अदर कंट्रीज़ में सेल कर पाती है एंड बायर्स को डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट मिल पाता है। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से हमारा मार्केट इंटरनेशनली इंटीग्रेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें इंडिया एंड चाइना की, तो बिकॉज ऑफ इट्स चीपर प्राइस एंड न्यू डिज़ाइंस, चाइनीज़ टॉयज़ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इंडियन बायर्स को ग्रेट वैरायटी ऑफ चॉइस मिल जाता है एट चीपर रेट, जिस वजह से चाइनीज़ टॉय मेकर का बिजनेस एक्सपेंड हो पा रहा है एंड इंडियन टॉय मेकर को लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो चलिए अब समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, राइट। तो देखो, पिछले 100-150 सालों में काफ़ी सारे MNC सेटअप हुए हैं, जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड दोनों ही बढ़ा है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड बढ़ने की वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ के मार्केट में ग्रेटर इंटीग्रेशन देखने को मिला है। तो ग्लोबलाइजेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं जिस वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में इंटरकनेक्शन बन पाता है। MNC ने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में एक मेजर रोल प्ले किया है। दूसरा है आपका मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर गेटिंग बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन। तो इन सारे कारणों की वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में इंटरलिंक हो पाई, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन हो पाया। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि किन किन फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस संभव हो पाया। तो फर्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के रैपिड इंप्रूवमेंट की वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस संभव हो पाया है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसकी वजह से गुड्स का फास्टर डिलीवरी हो पाया है अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस एट लोअर कॉस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, टेलीफोन। इन सभी की वजह से भी हम इंटरनेशनली काफ़ी जल्द कनेक्ट हो पाए। नेक्स्ट फैक्टर है आपका लिबरलाइजेशन। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर किसी भी तरह के बैरियर को हटाना बाय द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट के ऊपर टैक्स को हटाना बाय द गवर्नमेंट।
फॉर एग्जांपल हमने जो भी डिस्कस किया था चाइनीज़ टॉयज़ के ऊपर, तो मान लो अगर इंडिया गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा दे तो चाइनीज़ टॉयज़ इतनी सस्ती नहीं बिक पाएंगे इंडिया में एंड कम्पीट नहीं कर पाएगी इंडियन मार्केट से। तो फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के ट्रेड बैरियर्स का यूज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैरियर्स लगाए थे ताकि इंडियन प्रोड्यूसर को फॉरेन कंपटीशन से बचा सके। लेकिन अराउंड 1991 जब इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि इंडियन प्रोड्यूसर भी इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पीट कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में चेंज लाया गया एंड काफ़ी तरह के बैरियर्स को हटा दिया गया। तो इसी तरह के बैरियर्स को हटाने को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि एम है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। इनका ये कहना है कि फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी भी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए, कंट्रीज़ के बीच का ट्रेड हमेशा फ्री रहना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग काफ़ी सारे रूल्स को एस्टैब्लिश करती है एंड इस चीज़ को देखती है कि ये रूल्स फॉलो हो भी रहे हैं कि नहीं। लगभग 160 से ज़्यादा कंट्री WTO के मेंबर हैं, लेकिन कई बार डेवलप्ड कंट्रीज़ रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं एंड WTO ज़बरदस्ती फोर्स करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेड बैरियर्स हटाने के लिए। इसका एक एग्जांपल दे रखा है चैप्टर में, दैट इज़ डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो कि आप एक बार पढ़ सकते हो। अब देखो, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होता है, तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का भी इंडिया में दोनों तरह से इम्पैक्ट पड़ा है। फर्स्ट अगर बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो कंज्यूमर को ग्रेटर चॉइस एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस देखने को मिला है, जिस वजह से उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ी है। सेकंड, कई सारी MNC ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है एंड कई सारी इंडियन कंपनीज भी एज अ MNC इमर्ज हुई है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉरेन कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके डोमेस्टिक कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है। कई सारे न्यू सेक्टर्स अराइज हुए हैं जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन अगर बात करें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो स्मॉल प्रोड्यूसर को काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्कर के वर्किंग कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। कंट्रीज़ को ज़बरदस्ती इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट ने ऐसा अज्यूम किया था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी घटेगा, लेकिन ऐसा चेंज में देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को अगर घटाना है तो गवर्नमेंट को ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। इंडिया में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर सकें, जिसका कि एग्जांपल है इंडस्ट्रियल जोन, जिसको कि हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, दैट इज़ SEZ। तो ऐसा एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हो, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह के एरिया को हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इंडिया में काफ़ी सारे SEZ गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस की वजह से सभी को बेनिफिट नहीं मिला है। सोसाइटी के सिर्फ एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल को इससे बेनिफिट देखने को मिला है। कई सारे फॉरेन कंपनीज़ इंडियन लॉज को सही से फॉलो नहीं करते, जिस वजह से वर्कर की वर्किंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स ज़रूर लेना चाहिए ताकि ग्लोबलाइजेशन सभी के लिए फेयर हो सके। फर्स्ट है कि लेबर लॉज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि वर्कर्स को उनकी राइट्स मिल सके। गवर्नमेंट को स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। जब भी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर ज़रूरी हो तो गवर्नमेंट को WTO के रूल्स को नेगोशिएट कर देना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ के डोमिनेशन के लिए भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइट करना चाहिए अगेंस्ट WTO। पिछले कुछ सालों में WTO के अगेंस्ट काफ़ी सारे कैंपेन किए गए हैं, जो कि ये शो करता है कि पीपल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो आज का हमारा चैप्टर दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी होता है फिनिश। आशा करता हूँ कि आपको ये नोट्स विद एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है एंड ओनली 10 रुपये पे करना है। उसके बाद आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।